गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने सतह की साझेदारी के दो उदाहरण दिए थे, बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में हमने बातें की थी। आज हम चर्चा करते हैं श्रीलंका के अंदर एक बहुसंख्यकवाद जो था, यानी समूह का बहुसंख्यकवाद। क्योंकि श्रीलंका जब आज़ाद हुआ था उस समय श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा बोलने वाले समुदायों की जो संख्या थी वो सबसे ज़्यादा थी। सिंहली भाषा का जो प्रयोग होता था वो ज़्यादातर किया जाता था। तो श्रीलंका जो है 1948 के अंदर स्वतंत्र हुआ था। और वहाँ पर खासकर सिंहली समुदाय या सिंहली भाषा बोलने वाले जो लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा है। इसलिए सरकार में भी सिंहली समुदाय का जो है प्रमुख रूप से प्रभुत्व रहा था या विशेष योगदान रहा था। 1956 के अंदर एक कानून पारित किया गया था और इस कानून के अनुसार 1956 में सिंहली भाषा को, जो श्रीलंका की बहुसंख्यक भाषा थी, सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। जिस तरह भारत की हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है, उसी प्रकार श्रीलंका में भी सिंहली भाषा को राजभाषा 1956 में कानून पारित करके घोषित किया गया था। सरकार ने सिंहली समुदाय के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और कई जो क्षेत्र थे, सरकारी नौकरी और कई सार्वजनिक क्षेत्रों के अंदर सार्वजनिक क्षेत्रों में जो प्राथमिकता दी गई थी वो किसको दी गई थी? सिंहली समुदाय के लोगों को या सिंहली बोलने वाली व्यक्तियों को। सरकार ने श्रीलंका के अंदर प्रमुख जो धर्म की मान्यता थी घोषित किया गया था वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की मान्यता है जो श्रीलंका के अंदर घोषित किया गया था और इसका जो है पूर्णतः संरक्षण दिया गया था बौद्ध धर्म को। सिंहली भाषा और पूरी उसकी जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए नए संविधान का निर्माण किया गया था। नए संविधान का निर्माण हुआ। इसके साथ साथ जो सिंहली नेता थे वो अपनी जो संस्कृति थी उसके प्रति संवेदनशील थे, उसको बचाना चाहते थे। पूरी श्रीलंका के अंदर सिंहली भाषा का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा दिखाना चाहते थे, ताकि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको वो राज्य के अंदर या देश की आर्थिक जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको प्रभुत्वशाली बनाने के लिए सिंहली भाषा का जो है सिंहली भाषा को महत्व दिया गया था। सरकार की नीतियों के कारण अन्य जो समुदाय थे वो अपने आप को पराया समझने लगे थे या बेगाने महसूस करने लगे थे, तथा इस कारण तमिल समुदाय और सिंहली समुदायों में आपसी जो है संघर्ष की व्यवस्था जो है स्थिति पैदा हो गई थी। तो ये थी श्रीलंका के अंदर स्वतंत्र होने के बाद बहुसंख्यकवाद जो था उसका किस प्रकार का प्रभाव जो है श्रीलंका में देखने को मिला था। अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो देश है वो लोकतांत्रिक जो है उसके अंदर सत्ता में साझेदारी है वो क्यों आवश्यक होती है, किस कारण से जरूरी है। कोई भी जो देश है वहाँ पे विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों को, विभिन्न भाषा बोलने वाले जो लोग रहते हैं। इसी प्रकार किसी भी देश जहाँ जातीय, भाषाई
और धार्मिक समूह। जहाँ रहते हैं वहाँ पे सत्ता की जो साझेदारी है या सत्ता का जो बंटवारा है वो बहुत आवश्यक होता है। सत्ता का बंटवारा, सभी को बराबरी का अधिकार देना या एक विशेष अनुपात के अंदर विभिन्न समूहों का राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंदर या सरकार के अंदर उसकी भागीदारी है वो बहुत ज़रूरी होती है। केवल देश के जो सभी जातीय, धार्मिक और भाषाई समूहों को ही प्रतिनिधित्व जो है नहीं देता, बल्कि देश में राजनीतिक व्यवस्थाओं की जो स्थिरता है, राजनीतिक स्थिरता को ये कायम करता है। बनाने के लिए सभी समुदायों को सत्ता की साझेदारी जरूरी होती है। अब भारत जैसे विभाजित देश के अंदर सत्ता का बंटवारा है वो और भी आवश्यक है, क्योंकि इसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, वो प्रतिकूल भावनाएं उसके अंदर पैदा हो जाती है। और अगर सत्ता में सभी समूहों को बराबरी का अधिकार दिया जाता है तो प्रतिकूल भावनाएं हैं वो नहीं आएगी। आपसी प्रतिद्वंदिताएं या आपसी जो भेदभाव है, हड़ताल, सांप्रदायिक दंगों को बहुत कम, कुछ हद तक बहुत ही कम संभावना रहती है जो सांप्रदायिक दंगों को भड़कने की। अब इसके साथ साथ सत्ता के बंटवारे में लोगों में विश्वास और अपनेपन की भावना है का भी विकास होता है, और पूरा जो देश है वो क्या है, एक साथ या विकासपूर्ण मार्ग पे वो बढ़ता है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं उसमें तनाव की स्थिति को कम किया जा सकता है। तो इससे राजनीतिक जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती है, और इस प्रकार लोकतांत्रिक जहाँ व्यवस्था स्थापित होती है उन देशों के अंदर सत्ता की साझेदारी विभिन्न समूहों की आपसी मेलजोल को बढ़ाती है और वहाँ एक स्थायी सरकार का निर्माण करती है, सामाजिक व्यवस्था को सही रखती है। अब हम बात करते हैं भी जो सत्ता की हिस्सेदारी होती है उसमें युक्तिपरक और दूसरा था नैतिक कारण। इनकी जो चर्चा है वो काफ़ी रही है। युक्तिपरक कारण और नैतिक कारण जो है किस प्रकार के होते हैं। युक्तिपरक जो होता है उसके अंदर सत्ता की जो साझेदारी है वो ये कहता है कि सत्ता की साझेदारी देश के अलग अलग सामाजिक जो संदर्भ होते हैं, सामाजिक रूपों में अवसर की जो स्थिति होती है वो कम होती है। अवसर की स्थिति कम मानी जाती है किसमें, युक्तिपरक में। विशेषतः उस देश में जहाँ पर भाषा, धर्म, जाति, संप्रदाय या विभिन्न जातियों के जो है लोग रहते हैं, वहाँ भारत के अंदर धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर अनेक सामाजिक समूह मौजूद है, और सामाजिक संघर्ष का जो परिणाम है वो क्या होता है, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा के रूप में सामने आता है, जहाँ पे भाषा, धर्म और जाति विभिन्न समूहों में बटे होते हैं और सत्ता की जो साझेदारी है वो सही नहीं होती। युक्तिपरक कारण क्या है, उसके अंदर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है।
और इसलिए सत्ता की साझेदारी है जो राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बढ़ाने के अंदर सहायता करती है। और कोई भी देश बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर यदि दबाव जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए या राजनीतिक स्थिरता के लिए खतरा पैदा होती है। सत्ता की जो साझेदारी है उसमें इकट्ठे मिलकर काम करना होता है, और अगर सत्ता का प्रयोग इकट्ठे रहकर किया जाए तो शीघ्र समय के लिए देश के अंदर विकास की जो स्थिति है वो अच्छी होगी, और बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों को जो दबाने का प्रयास करेंगे उसमें जो बहुसंख्यक है समूह को भी काफ़ी है नुकसान उठाना पड़ता है। दूसरी बात करते हैं हम नैतिक कारणों की। नैतिक कारण जो है सत्ता की साझेदारी का जो है आधुनिक लोकतंत्र है। नैतिक कारणों में आधुनिक लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र के लिए जो है काफ़ी लाभदायक है। किस प्रकार? क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता के अंदर उसे बांटा जाता है। सबसे पहले उस सत्ता का प्रयोग करना और जनता का जो निर्णय है वो अंतिम होता है। सत्ता का जो प्रयोग होता है नैतिक कारणों में वो होता है जनता के अनुरूप, यानी जनता के अनुसार जो सत्ता का बंटवारा होता है। जनता के अनुरूप किया जाता है। इसके साथ साथ जिन लोगों पर सत्ता का जो प्रयोग किया जा रहा है लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय है वो अंतिम होता है। जनता का निर्णय अंतिम होता है। ये एक किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंदर नैतिक कारण में आता है। नैतिक कारण मुख्य रूप से इसका जो नियम है ये कहता है कि साझी सरकार में कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। साझी सरकार निर्माण में कई दलों की जो है भूमिका रहती है, उनकी भूमिका रहती है और सत्ता का क्या हो जाता है, विकेंद्रीकरण हो जाता है। सत्ता जो है विकेंद्रीकरण होता है। अल्पसंख्यक जो समूह है उनके अधिकारों की रक्षा होती है। अल्पसंख्यक समुदायों की अधिकारों की रक्षा। वो किस में की जाती है? युक्तिक पर कारणों के नैतिक कारणों की चर्चा के अंदर। भारत में विभिन्न राजनीतिक जो दल है प्रतिनिधि विधानमंडलों के अंदर बैठते हैं और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है सभी की सुनी जाती है और सरकार के कार्यों में वो भाग लेते हैं। तो सत्ता की साझेदारी की ये जो दो मुख्य कारण थे, जिसमें सत्ता की साझेदारी गहरे रूप से विभाजित समाज में न केवल तनाव कम करता है बल्कि इस सत्ता की देश की सरकार चलाने में सभी को समान रूप से भागीदार बनाता है। और इस प्रकार युक्तिपरक कारण कहता है कि सत्ता की साझेदारी में अच्छे जो परिणाम है वो प्राप्त किए जा सकते हैं, तथा नैतिक कारण कहता है कि सत्ता की साझेदारी वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होती है। तो ये थे सत्ता की साझेदारी, जिसमें हमने जिक्र किया बेल्जियम और श्रीलंका का। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक देश जहाँ पे सत्ता की साझेदारी में नैतिक कारणों और युक्तिपरक जो कारण हैं इनकी भूमिका है किस प्रकार रहती है। दोनों ही रूपों में जो सत्ता के फायदे की बात इसमें होती है। तो इस प्रकार जो आधुनिक व्यवस्थाओं के अंदर साझेदारी जो है वो अलग अलग तरीके से की जा सकती है, जिसमें प्रत्येक का जो है उदाहरण है।
जैसे हमारे देश में सत्ता का जो सरकार है वो अधिकारी तंत्र, न्यायालयों और संविधान के द्वारा विभाजित है। भारत के अंदर जो पीछे हमने जिक्र किया था भी, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी जो है अलग अलग तरीके से होती है। जैसे सरकार के जो तीनों अंगों का हमने देख कर किया, 3 अंग, जिसमें विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसका विशेष महत्व जो है वो रहता है और सभी जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सभी देश में सत्ता को सरकार, अधिकारी तंत्र और न्यायालयों के संविधान के अनुरूप जो है विभाजित किया गया है। दूसरा, इसमें सरकार को अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इसके साथ साथ स्थानीय सरकार का भी प्रावधान जो है किया गया है, पंचायती राज से संबंधित। तो हमारे देश में भी संविधान में शक्तियां जो है केंद्र और राज्यों के अंदर विभाजित की गई है। तीसरा, सत्ता की जो साझेदारी के अंदर अलग अलग सामाजिक समूह में विभाजित होते हैं, जैसे भाषाई समूह होता है, सांस्कृतिक समूह होता है, और सत्ता की साझेदारी की जो तरीके होते हैं वो सभी के अंदर अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। अल्पसंख्यक समुदायों को सत्ता के अंदर जो हिस्सा होता है वो बराबर में दिया जाता है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर उसके अधिकारों का जो हनन है वो न हो सके, क्योंकि संविधान के अंदर प्रत्येक नागरिक को उसके जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसका पालन करना उस देश के प्रत्येक नागरिक ही नहीं बल्कि वहाँ की सरकारों का भी कार्य है। और इसके साथ साथ बेल्जियम के अंदर हमने सामुदायिक सरकार की बात की थी। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार, जहाँ पे विभिन्न जो समूह थे जिसको बराबर का अधिकार दिया गया था और सत्ता में साझेदार बनाया गया था। इसके बाद में भारत के अंदर जो बहुदलीय संसदीय प्रणाली है, जहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी और कई प्रकार के जो अन्य दल है वो अपना चुनाव लड़कर बहुमत प्राप्त करने के बाद में सरकार का निर्माण करते हैं, और किसी भी देश की, भारत जैसे विशाल देश या विशाल जनसंख्या वाले देश का विभिन्न सरकारों के माध्यम से जो है संचालन सही तरीके से होता है। तो ये थे सत्ता की साझेदारी और सत्ता से संबंधित जो सुझाव, सरकार में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का जो महत्व है वो किस प्रकार था। आज हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे संघवाद, सेकंड चैप्टर सिविक्स का, और सिविक्स का जो इस सेमेस्टर का ये अंतिम चैप्टर है संघवाद। उसके बाद में हम रिवीजन जो है शुरू कर देंगे। थैंक यू।